एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी फॉर यूपीएससी। तो आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटी का थर्ड चैप्टर, दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सेवरल सेलिएंट फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर्स। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें पता है जब अडॉप्ट हुआ था, बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े गए थे, देखा गया था, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से अडॉप्ट भी की गई थी। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सेलिएंट फीचर्स हैं जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। Number of original features of Constitution as adopted in 1949 have undergone a several changes on account of amendments 7th, 42nd, 44th, 73rd, 74th, 97 and 101 अमेंडमेंट। ठीक है, जो ओरिजिनल हमारे फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, अडॉप्ट हुआ था जो 1949 में, हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन तब अडॉप्ट हुआ। उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए गए। ये सारे वो नंबर्स हैं, 7th अमेंडमेंट हुआ, 42nd हुआ, 44th हुआ, 73rd, 74th, 97, 101। तो ये सारे अमेंडमेंट्स उस समय किए गए थे। ठीक है, उसके बाद जब वो अडॉप्ट कर लिया गया उसके बाद में इतने सारे अमेंडमेंट किए गए, इतने सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए गए। अब देखिए, इतने सारे अमेंडमेंट हुए, ठीक है, उसमें जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में हुआ था, उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक तो इम्पॉर्टेंट और बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट को हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसे कहेंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे और इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए गए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, इसलिए मैंने आपको यहीं पे बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब बहुत सारे इसके फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो देखिए, जो संविधान है वो दो तरीके से किया जाता है। एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, किसी देश के अंदर वो लिखा गया है, किसी देश के अंदर वो लिखा नहीं गया है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा गया है, दैट इज़ रिटन। लेकिन जो ब्रिटिश में है वो अनरिटन है, उसे लिखा नहीं गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट एज इट इज़ वेरी कॉम्प्रहेंसिव, इलेबोरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने अडॉप्ट किया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो सबसे लंबा है, मतलब कि सबसे लंबा डॉक्यूमेंट अगर वर्ल्ड में रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात की जाए तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा है, क्योंकि वो एक कॉम्प्रहेंसिव, सारी चीज़ें उसके अंदर इलेबोरेट करके डिटेल में सारी चीज़ें समझाई गई हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारी ही कंट्री है वो, दैट इज़ इंडिया। ओरिजिनली इन 1949 जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसे अडॉप्ट किया गया, तो उसके अंदर क्या था, एक प्रियम्बल था, 395 उसके अंदर आर्टिकल्स थे जिन्हें 22 भागों में बांटा गया, और उसके अंदर 8 स्केड्यूल्स थे। ठीक है, वेरियस अमेंडमेंट्स कैरिड आउट सिंस 1951 have deleted about 20 articles and one part 7th and added about 95 articles, 4 parts 4th A, 9th B, 9th A and 12। ठीक है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, बहुत सारे आर्टिकल्स को डिलीट भी किया गया, जैसे कि पार्ट 1 को डिलीट किया गया। ठीक है, 1 पार्ट जो 7th था, 7th पार्ट को डिलीट कर दिया गया, 20 आर्टिकल डिलीट कर दिए, उनकी बजाय और भी ऐड कर दिए गए, जैसे कि 20 आर्टिकल्स डिलीट किए गए तो 95 आर्टिकल्स को ऐड किया गया, और 4 पार्ट और बढ़ा दिए गए, 4th A, 9th B, 9th A एंड 12। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ डिलीट भी की गई और बहुत सारी चीज़ उसके अंदर ऐड भी गई, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे इसके लिए। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू एलिफेंटाइन साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना बड़ा क्यों है? ठीक है, वो लेंथीएस्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन और भी देश हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा क्यों है? उसके भी फैक्टर्स हैं। पहला, जोग्राफिकल फैक्टर, हमारे देश के अंदर वास्टनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा देश है, साथ साथ रिलीजन्स इतने सारे हैं, डाइवर्सिटी इतनी है, कल्चर डिफरेंस है, तो ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था हमें पता है बहुत बल्कि था, बहुत बड़ा था, तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की गई, उसका इन्फ्लुएंस इस पर पड़ता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स। अब पूरे हमारा जो देश है उसके अंदर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं कि केंद्र के लिए कोई और है और राज्यों के लिए कोई और कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं, बोथ सेंटर के लिए भी और स्टेट्स के लिए भी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जब ये बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, तो हमें अच्छे से पता है कि जो उसके अंदर डोमिनेंस था वो किन का था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे, लीगल ल्यूमिनरीज थे। ठीक है, उनका जो डोमिनेंस था वो था, इसलिए 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये इतना वास्ट है वो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा लेंदी बनाता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नॉट ओनली फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट बट डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स नहीं बताता है गवर्नेंस के, बल्कि पूरा डिटेल्ड में,
ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को भी वो एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको 5 पॉइंट बताए। पहला ज्योग्राफिकल फैक्टर, दूसरा हिस्टोरिकल, तीसरा कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, चौथा मैंने आपको बताया था GOI एक्ट की वजह से। ठीक है, और क्या बताया था मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नॉट ओनली फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट बट डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। तो ये 5 पॉइंट हो गए जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट है इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आते हैं ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सेकंड पॉइंट आ गया, पहला हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि वो लेंथीएस्ट है। सेकंड क्या है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो सोर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो बहुत सारे हैं, अलग अलग जगह से हमने उसको अडॉप्ट किया है, जैसे कि बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम GOI एक्ट ऑफ 1935। हमने बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो लिए हैं वो बहुत सारी कंट्रीज से लिए हैं, साथ ही साथ किससे लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जैसे कि स्ट्रक्चरल पार्ट की बात की जाए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिलोसफिकल पार्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स आते हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ आती हैं, उनकी इंस्पिरेशन हमने कहाँ से ली है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो हमने कहाँ से ली है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, और अगर DPSPs की बात की जाए तो वो हमने कौन सी कंट्री से ली है, आयरिश की। ठीक है, अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल पार्ट है, जिसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड रिलेशंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आता है, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्ट वो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, स्ट्रक्चरल पार्ट देख लिया, फिलोसफिकल पार्ट देख लिया, पॉलिटिकल पार्ट देख लिया। ठीक है, तो तीनों अलग अलग जगह से लिए गए। अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USSR जिसे हम अब रशिया कहते हैं, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने सारे देख लिए स्ट्रक्चरल पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, हमने किस कंट्री से बोरो किया, फिलोसफिकल पार्ट कहाँ से लिया, पॉलिटिकल पार्ट कहाँ से लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड मटेरियल सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज GOI एक्ट 1935। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा या जो मटेरियल सोर्स रहा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय पे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब हम ड्राफ्ट कर रहे थे, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो ड्राफ्ट कर रहे थे, तो उनका जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पार्ट रहा था वो रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसे कि फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर्स के बारे में, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से डाली हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, तो मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस जो रहा था, मटेरियल सोर्स रहा था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अब देखिए, जो तीसरी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या तीसरा फीचर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्या है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। पहला हमने पढ़ा कि वो लेंथीएस्ट है, दूसरा पढ़ा कि वो अलग अलग सोर्सेज से उसको बनाया गया है। ठीक है, लेकर उनको पढ़कर उनके बारे में जानकर इंस्पिरेशन उनसे लेकर। अब तीसरा जो आता है उसके बारे में वो है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, अब रिजिड क्या होता है, अ रिजिड इज़ वन दैट रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट। जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है, मतलब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको कह सकते हैं, जिसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर, अगर उसके अंदर हमें बदलाव करने हैं तो एक स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। एक फ्लेक्सिबल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम कब कहेंगे, दैट कैन बी अमेंडेड इन सेम मैनर एज ऑर्डिनरी लॉज आर मेड। जिसके अंदर अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है, किस लॉ में चेंज करना है, तो वो सेम उसी प्रोसेस से होगा जैसे कि हम नॉर्मल नियम बनाते हैं, ऑर्डिनरी लॉज को बनाते हैं, उसी तरीके से। तो फ्लेक्सिबल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस कंट्री का है, ब्रिटिश का। और अगर हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो किस कंट्री का है, अमेरिका का। ठीक है, लेकिन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों का ब्लेंड है, दोनों का मिक्सचर। ठीक है, दोनों के क्वालिटीज़ या दोनों के फीचर्स थोड़े थोड़े दोनों में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखते हैं। अभी देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो दोनों का ब्लेंड है। ठीक है, मतलब कि रिजिडिटी भी है उसके अंदर और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 में 2 तरह के अमेंडमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, कि अमेंडमेंट आप 2 तरीके से कर सकते हैं। सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। कुछ जो प्रोविजंस हैं उन्हें कैसे अमेंड किया जा सकता है, बाय स्पेशल मेजोरिटी, जिसके अंदर 2/3 मेजोरिटी मेंबर्स चाहिए हर हाउस की जो उसमें प्रेजेंट है उस टाइम पे, साथ ही साथ वोटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ ईच हाउस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये स्पेशल प्रोविजन हो गया। सम अदर प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड विद रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। ठीक है, तो ये दोनों प्रोविजंस है जो आर्टिकल 360 में डिफाइन किए गए हैं। ये आपको याद रखना है, 2 तरीके के अमेंडमेंट हम कर सकते हैं। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है और रिजिडिटी भी आ जाती है। ठीक है, some provisions can be amended by simple majority
ऑफ पार्लियामेंट इन मैनर ऑफ ऑर्डिनरी प्रोसेस। और कुछ जो प्रोविजंस है उन्हें इजीली अमेंड किया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट से, ठीक है, ऑर्डिनरी प्रोसेस की तरह। अभी देखिए जो आर्टिकल 368 के अंदर है उसके अंदर डिफाइन किया गया है कि जो स्पेशल मेजोरिटी से ही होगा पार्लियामेंट की। इसके अंदर जो प्रोविजंस हैं वो सिंपल मेजोरिटी से आ जाएंगे। जो सिंपल है तो सीधी सी बात है वो फ्लेक्सिबल है, और ये दोनों है तो ये रिजिड है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो क्या है, ब्लेंड ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ द फोर्थ फीचर इज इट इज़ फेडरल सिस्टम, इट एस्टेब्लिशेस फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम दिखाता है गवर्नमेंट का, जैसे कि उसके अंदर सारे यूजुअल फीचर्स जो हैं फेडरेशन के वो देखते हैं। दो गवर्नमेंट हैं, पावर्स को डिवाइड कर दिया गया, लिखित संविधान है, जो हमारे संविधान है उसकी ही सुप्रीमेसी रहती है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर रिजिडिटी भी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है, और बाइकैमरलिज्म है। ये हो गए हमारे फेडरल फीचर्स, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें इट ऑल्सो कंटेन्स द यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स, लेकिन इसमें साथ ही साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हमें यूनिटरी या नॉन फेडरल फीचर्स भी दिखते हैं, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर दिखता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजंस। अभी देखिए यहाँ पे फेडरल सिस्टम में क्या है कि ठीक है पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है, स्टेट्स अलग काम करेंगे, सेंटर अलग काम करेगा। लिखित संविधान है, जो संविधान है उसी ही की सुप्रीमेसी रहेगी, रिजिडिटी है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जो हमारी जुडिशरी है वो भी इंडिपेंडेंट है। लेकिन नॉन यूनिटरी जो नॉन फेडरल फीचर्स आते हैं उसके अंदर क्या है कि जो सेंटर है वो स्ट्रांग रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल है, ऐसा नहीं है कि कोई मिजोरम से है, मेघालय से है, उसको वहाँ की सिटीजनशिप भी है, साथ ही साथ सेंटर की भी है, नहीं इंडिया सिटीजनशिप भी है, ऐसा नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है, फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट आते हैं, फिर ये सारे कोर्ट्स आते हैं, तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी हो गई। जो अपॉइंटमेंट होगा स्टेट गवर्नर का वो किसके द्वारा किया जाएगा, सेंटर के द्वारा। ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई और इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये सारे जो आ जाते हैं ये आते हैं यूनिटरी में, और जो ये ऊपर वाले फीचर्स थे ये सारे आते हैं फेडरेशन में। इसलिए हम जो कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं कि इसने एक ऐसा सिस्टम किया जिसके अंदर फेडरल सिस्टम भी है, लेकिन जो उसका बायस है वो क्या है, यूनिटरी, ठीक है। तो ये फोर्थ फीचर था। लेकिन देखिए जो फेडरेशन टर्म है, ठीक है, फेडरेशन की बात हमने की है, फेडरेशन फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखते हैं, लेकिन फेडरेशन जो टर्म है वो कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं किया गया। इसीलिए जो ग्रैनविले ऑस्टिन है, ठीक है, या फिर ग्रैनविल ऑस्टिन हो गए, मॉरिस जॉन्स हो गए, इन्होंने जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें क्या क्या है कि फेडरेशन जो यूज़ हुआ है उसे हमने कह दिया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। किसने कहा था, ग्रैनविल ऑस्टिन ने। साथ ही साथ मॉरिस जॉन्स ने क्या कहा था, बारगेनिंग फेडरलिज्म, क्योंकि कहीं फेडरेशन यूज़ नहीं हुआ लेकिन फिर भी फेडरेशन के फीचर्स वहाँ पर दिख रहे थे। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया फोर्थ फीचर अपना कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ वी आर गोइंग टू द फिफ्थ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फिफ्थ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए दो तरह की फॉर्म होती हैं, अमेरिका में है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म है वहाँ पर, ठीक है, कि वहाँ पे प्रेसिडेंट की चलती है, लेकिन ब्रिटिश में जो है वो वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने कौन सा अडॉप्ट किया, उसने अडॉप्ट किया ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया बल्कि पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया। Our constitution opted for British parliamentary system of government based on the principle of cooperation and coordination between legislative and executive organs, ठीक है। कौन किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, या फिर नॉर्मली हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें जो हमारे यहाँ पर है वो किस पर बेस है, कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है। बनाने वाले और लागू करने वाले काम, इनके बीच में जो कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन का मतलब है वही होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज वेस्टमिंस्टर, ठीक है, इसी सिस्टम का दूसरा नाम है वेस्टमिंस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस इट नॉट ओनली एट द सेंटर बट ऑल्सो इन द स्टेट्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसको उसने सिर्फ सेंटर में नहीं इस्टेब्लिश किया बल्कि साथ साथ राज्यों में भी कौन सा सिस्टम चलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। देखिए अब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है।
पहला है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। अब देखिए नॉमिनल कौन होते हैं। नॉमिनल होते हैं जैसे कि हमारे देश में अगर हम एग्जांपल लें प्रेसिडेंट, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस नहीं ले सकते। जो रियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो जिसको लीड कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उनकी होती है, वो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ले सकते हैं, उनके पास ये पावर होती है। तो दोनों होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंस होगी नॉमिनल की भी, साथ साथ रियल एग्जीक्यूटिव की भी। दूसरा हो गया मेजोरिटी पार्टी रूल। जो भी पार्टी जीतेगी या जो भी पार्टी मेजोरिटी में रहेगी उसका ही रूल होगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी किसकी, एग्जीक्यूटिव की, जो भी लॉज बनाते हैं या जो भी डिसीजन लेते हैं उनकी लेजिस्लेचर की तरफ। फोर्थ पॉइंट है मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर, मेंबरशिप रहती है मिनिस्टर्स की लेजिस्लेचर में, ठीक है। ई पॉइंट आता है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर है उनकी लीडरशिप रहती है। जो लास्ट पॉइंट है और 6 पॉइंट है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, यानी कि हर 5 साल बाद जो हमारा लोअर हाउस है वो अगेन उसमें जनरल इलेक्शंस होंगे, फिर होगा, फिर वो डिसॉल्व होगा, फिर अगेन वो टर्म में आता है। ये जो 6 फीचर्स हैं ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हर 5 साल बाद आती है। पहले 5 साल रहेंगे, उसके बाद में फिर टर्मिनेट होगी, अगेन उसके अंदर इलेक्शंस होंगे, फिर दोबारा लोअर हाउस की जो सभा है वो बनेगी। तो ये सारे फीचर्स हमारे किसके रहते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए मैंने आपको बताया कि जो ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमने कहाँ से ली, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से ली, ठीक है। ब्रिटिश में ऐसा होता है, हमने भी अपने यहाँ पर यही अडॉप्ट कर लिया। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में और इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम में कुछ डिफरेंस है। देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड इंडिया पार्लियामेंट। एज इंडियन जो पार्लियामेंट है वो एक सॉवरेन बॉडी नहीं है ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह। कैसे कि इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड, जो हमारे यहाँ पर हेड होंगे वो कौन होंगे, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट हो जाते हैं, लेकिन वो हेरिडिटरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिश स्टेट है या ब्रिटिश कंट्री है, ठीक है, उसके अंदर जो हेड होंगे, हेरिडिटरी हेड होंगे, वो कौन होंगे, मोनार्क, वहाँ के राजा। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। साथ ही साथ वहाँ की जो इंडियन जो पार्लियामेंट है वो एक सॉवरेन बॉडी नहीं है, ठीक है। देखिए लास्ट जो फीचर है, रोल ऑफ पीएम इन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज सो सिग्निफिकेंट दैट पॉलिटिकल साइंटिस्ट कॉल इट प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट, ठीक है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो हमारे देश में है उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर का रोल है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को कहा जाता है, ठीक है। अब जो 6th फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, इट इज़ सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है। इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है, साथ साथ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी भी है। पार्लियामेंट अपने हिसाब से काम करती है, जुडिशरी अपने हिसाब से काम करती है, यानी कि न्यायालय, ठीक है। जुडिशियल हमें पता है जो भी चीज़ न्याय से जुड़ी हुई हो वो सारी जुडिशियल में आ जाते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हो वो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी हो गई। डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब जो सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी वो कहाँ से ली गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। और जो जुडिशियल सुप्रीमेसी का कंसेप्ट है या प्रिंसिपल है वो कहाँ से लिया गया, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ एससी इन इंडिया इज नैरोअर देन दैट ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन यूएस। देखिए मैंने आपको बताया जो ये प्रिंसिपल है जुडिशियल सुप्रीमेसी का हमने लिया अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का। लेकिन जो हमारे यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू पावर है या इसका स्कोप है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम है या नैरो है कंपेयर टू द जुडिशियल सुप्रीमेसी इन यूएस। जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर चलता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या चलता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो आपको याद रखना है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एक्सप्लेन है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सुप्रीम कोर्ट ऑन वन हैंड कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी आई कि एक तरफ वो अगर कोई पार्लियामेंट्री लॉ है उसको वो कह सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि नहीं भाई ये संविधान के अंदर नहीं आता, तो वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। किस पावर के थ्रू, जुडिशियल रिव्यू की तरह पावर का यूज़ करके वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट ऑन अदर हैंड कैन अमेंड मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूंट पावर। दूसरे हाथ पे पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ही मेजर पार्ट को वो चेंज कर सकती है, किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूंट पावर के थ्रू। देखिए पार्लियामेंट चेंज करती है अपने कॉन्स्टिट्यूंट पावर के थ्रू, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट्री लॉज को डिक्लेयर कर सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, किसके थ्रू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये दोनों का सिंथेसिस है ना, पार्लियामेंट्री को ऊपर रखा जा सकता है ना जुडिशियल को, दोनों एक दूसरे के सिंथेसिस है, दोनों को साथ साथ लेकर चला जाता है। ना जुडिशरी
रूल करेगी, ना पार्लियामेंट्री रूल, ना गवर्नमेंट का रूल होगा, ना जुडिशरी का, दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे तभी देश साथ चलेगा। ठीक है, अब देखिए जो 7th फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट हैज़ इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो यहाँ का न्याय तंत्र है वो इंटीग्रेटेड भी है, साथ भी चलता है, साथ साथ इंडिपेंडेंट भी है, स्वतंत्र भी है। अब वो कैसे? ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसा जुडिशियल सिस्टम बनाया है, जो इंटीग्रेटेड भी है, साथ भी चलेगा, साथ साथ स्वतंत्र भी है। ठीक है, SC स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, जो सबसे ऊपर आता है जुडिशियल सिस्टम में वो क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बिलो इट सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या आता है हमें पता है, देयर आर हाई कोर्ट्स एट स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे क्या होंगे, राज्यों के लेवल पे अगर हम बात करें तो क्या आते हैं, हाई कोर्ट। अंडर अ हाई कोर्ट देयर इज हायरार्की ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, अदर लोअर कोर्ट्स हो गए। हाई कोर्ट के अंदर क्या आते हैं, हायरार्की ऑफ सबॉर्डिनेट, उसके अंदर भी कुछ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट्स। इसके आगे भी है, अभी पढ़ते। दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एनफोर्सेस बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज। देखिए मैंने अभी पूरे आपका कोर्ट्स का बताया इंटीग्रेटेड का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, ये सारे कोर्ट्स आ गए। ये दोनों तरीके के लॉज को फॉलो करते हैं, एनफोर्स करते हैं, जैसे कि सेंट्रल लॉज भी, साथ साथ स्टेट लॉज भी। ठीक है, जो लॉज स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा बनाए गए वो स्टेट लॉज, जो लॉज सेंटर के द्वारा बनाए गए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, उन सब में सेंट्रल लॉज हो गए, वो हो गए सेंट्रल लॉज। सुप्रीम कोर्ट इज़ अ फेडरल कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। देखिए सुप्रीम कोर्ट है वो एक फेडरल कोर्ट है, यानी कि सेंट्रल कोर्ट है। ठीक है, कहीं भी कोई भी राज्य का व्यक्ति कोई भी हो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। ठीक है, सबसे ऊपर जो कोर्ट है जिसमें अपील की जा सकती है वो हमारे देश में कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। ठीक है, जो गारंटी देता है फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स की, मतलब नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स की जो गारंटी देता है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है वो भी कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेड वेरियस प्रोविजंस टू एंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस। देखिए सुप्रीम कोर्ट की इंटीग्रिटी के बारे में या ये कोर्ट्स की जुडिशरी के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे भी बनाए हैं जिसके थ्रू जो उनकी इंडिपेंडेंस है वो बची रहती है, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द जजेस। ठीक है, कि मतलब जजेस जो हैं उनकी सिक्योरिटी, जो उनका काल होता है, ठीक है, यानी कि कितने समय तक वो कार्य करेंगे, कितने समय तक सर्विस पे रहेंगे, उसकी सिक्योरिटी देती है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस फॉर द जजेस। ठीक है, सर्विस कंडीशंस जो जजेस के लिए है वो प्रोवाइड करता है। ऑल एसीज एक्सपेंसेस। ठीक है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे या जो भी सुप्रीम कोर्ट का खर्चा होगा वो किस पे चार्ज होता है, कौन देगा उसको, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी खर्चे होंगे सुप्रीम कोर्ट को, वो कौन देगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन कंडक्ट ऑफ जजेस इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर इस बारे में बात नहीं करेगा कि किस जज को रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए, उस पर रोक है। ठीक है, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है उसके बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, यानी कि कहीं और नहीं बैठ सकते। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा गया। तो यहाँ पर ये बहुत सारे प्रोविजंस थे जो इंडिपेंडेंट, मतलब जुडिशरी अलग रूल करती है। इंटीग्रेटेड वो है, ठीक है, साथ में काम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो इंडिपेंडेंट भी है, अपने तरीके से वो काम कर सकती है। ठीक है, देखिए जो 8th फीचर है वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड की गई। ठीक है, पार्ट 3 के अंदर हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए। पहला, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वालिटी दिया गया। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, किसी भी धर्म की आज़ादी, आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। इन्हें हम एक्सप्लेन, अभी पूरा ये चैप्टर आएगा इन्हीं के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल हम इन्हें ऊपर ऊपर से देखते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर मेड फॉर प्रमोटिंग आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमें क्यों दिए गए, ताकि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसके आइडिया को प्रमोट किया जा सके। दीज आर जस्टिफिकेबल इन नेचर। ठीक है, मीन्स एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। मान लीजिए किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो वो कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। ठीक है, एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू SC विच कैन इशू रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कैटेरारियो, क्यू वारंटो फॉर रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट्स। ठीक है, ये सब सारी रिट्स हैं। ठीक है, किसी भी जो भी सिटीजन है अगर उसकी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई भी रिट
इशू कर सकता है। और ये सारे जो नाम हैं ये रिट्स के हैं, ठीक है, और इसी के थ्रू उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रिस्टोर किया जाएगा। एससी इसके ऊपर ध्यान देगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स दे दिए तो कोई कुछ भी करेगा, नहीं, उसके ऊपर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे, ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे हमारे। दे आर नॉट sacrosanct एंड कैन बी curtailed और रिपील्ड बाय पार्लियामेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऐसा नहीं है कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो फिक्स्ड हैं, लेकिन उन्हें चेंज भी किया जा सकता है और ख़त्म भी किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ, ठीक है। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है यदि देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है, सिर्फ एक राइट को छोड़कर, ठीक है। कौन सा है? आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। नाइन्थ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज DPSP, Directive Principles of State Policy. According to B.R. Ambedkar, DPSPs is a novel feature of Constitution. Enumerated in Part 4 of Constitution. किसके अंदर रखी गई है DPSPs हमारी? पार्ट 4 में। ये क्या है? ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बताई है गवर्नमेंट के लिए। जब वो पॉलिसीज बनाते हैं देश के लिए तो उस समय इन गाइडलाइंस का उन्हें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर है ए, इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, मेंट फॉर प्रमोटिंग आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए हैं, लेकिन जो DPSPs हैं वो किसको प्रमोट करने के लिए हैं? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। दे सीक टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। एक वेलफेयर स्टेट इंडिया में बनाने के लिए DPSPs को रखा गया। दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन नेचर, जैसे कि हमारी फंडामेंटल राइट्स थी कि अगर उनका वायलेशन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन ये वाली एनफोर्सेबल नहीं है, DPSPs एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन itself declares that these principles are fundamental in governance of country and it shall be duty of state to apply these principles in making laws, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद डिक्लेयर किया है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये फंडामेंटल हैं गवर्नेंस ऑफ कंट्री के लिए, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये स्टेट की ड्यूटी बनती है कि जब वो लॉज बनाए तो इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखें। इम्पोज अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट अथॉरिटीज़ फॉर देयर एप्लीकेशन, और एक मॉरल ऑब्लिगेशन है ये स्टेट अथॉरिटीज़ के ऊपर कि वो इन्हें अप्लाई करें जब भी वो देश के लिए कोई भी लॉ बनाते हैं, ठीक है। यही है DPSPs। जो 10th फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। एडेड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी 1975 to 77 by 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो कब ऑपरेट हुई, कब उन्हें ऐड किया गया? जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी। कब? 1975 से 77 के दौरान। फिर रिकमेंड किया स्वर्ण सिंह कमेटी ने, ठीक है, जिसके अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ा गया। किसकी रिकमेंडेशन पे? किसने राय दी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो ऐड हुई कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था? दैट इज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 एडेड वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी। और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में किया गया था उसके अंदर एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। अब ये किसके अंदर है? जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो पार्ट 4 ए के अंदर है। कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्टिकल 51A। किसके अंदर डिफाइन की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़? आर्टिकल 51A के अंदर। और कौन सा पार्ट है? 4th A। ठीक है, इसके अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ डिफाइन की गई हैं। पहला, टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करें, नेशनल फ्लैग का, एंथम का, टू प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल। सभी लोगों के बीच में जो भी नागरिक हैं उनके बीच में जो भाईचारे की भावना है उसको बढ़ाने के लिए। टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर एक्सेट्रा। जो हमारे यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारा हेरिटेज है, ठीक है, जो भी हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो भी हमारा कल्चर है, उस सब को बचाए जाने की ड्यूटी भी किसके अंदर एक्सप्लेन की गई है? ये सारी चीज़ें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। इट सर्व एज ए रिमाइंडर
To citizens that enjoying their rights, they also have to be very conscious of duties they owe to their country, society and fellow citizens. मतलब कि ये एक रिमाइंडर है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो एक रिमाइंडर है जो सिटीजन्स को दिया गया है कि जब वो अपनी फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं देश में रहकर, उनकी एक और ड्यूटी बनती है किसकी तरफ, अपने देश की तरफ, सोसाइटी की तरफ और जो उनके साथ में रहने वाले नागरिक हैं उनकी तरफ. लाइक डीपीज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, द एफडीज़ आर नॉट जस्टिकेबल इन नेचर. जैसे कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कि अगर उनका वायलेशन हो रहा है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो नॉन जस्टिकेबल है, उनके लिए हम कोर्ट में नहीं जाएंगे. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन डीपीज़ के लिए और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते, वो नॉन जस्टिकेबल है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया है पार्ट फर्स्ट ऑफ आवर चैप्टर. जो भी हमारा बाद में रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन वॉच द वीडियो. इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू सो मच.